हेलो दोस्तों, इस वीडियो में फोर्थ पेपर का मॉडल पेपर डिस्कशन करने वाले हैं। फोर्थ पेपर का नाम है भाषा संज्ञान और समाज पाठ्यचर्या के संदर्भ में। ये अपना फोर्थ पेपर है। ये पेपर दोस्तों छोटा पेपर रहने वाला है। 35 इसके टोटल पूर्णांक हैं और प्राप्तांक इसमें पास होने के लिए आपको 14 मार्क्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। छोटा पेपर रहेगा, 2 घंटे की इसकी एग्जाम होने वाली है और 14 क्वेश्चन टोटल आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। दो एक आपके यहाँ पर ऑप्शनल प्रश्न आएंगे, बाकी आपके यहाँ पर डिटेल्ड जो प्रश्न रहेंगे अतिलघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक, किस किस तरह से प्रश्नों का कठिनाई लेवल क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कशन करते हैं और इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आता है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो ऐसे किसी व्यक्तित्व विशेष के लिए नाम को लेकर के यहाँ पर प्रश्न आ सकता है। तो ब यहाँ पर अमर्त्य सेन नाम आपको ध्यान रखना है, ये वाला। और भी ऑप्शनल प्रश्न हमने नोट्स वीडियोज़ में जो पॉइंट आपको बताए हुए हैं, तो उनको आप जरूर से याद करिएगा। इस तरह के प्रश्न आते हैं। इसके बाद में दूसरा प्रश्न देखिए, व्यवधान के कारण 1981 की जनगणना जिस राज्य में नहीं करवाई गई, व्यवधान के कारण 1981 की जनगणना किस राज्य में नहीं करवाई गई? तो ये असम में नहीं करवाई गई है। तो 2 प्रश्न यहाँ पर हो गए। अब अतिलघुत्तरात्मक की ओर आगे बढ़ते हुए तीसरा प्रश्न देखिए, भारत में भाषा को कितने भाषा परिवारों में बांटा गया है? तो भारत में जो भाषा परिवार हैं, इनको दोस्तों यहाँ पर 5 भाषा परिवारों में बांटा गया है। भारोपीय, द्रविड़, मुंडा या ऑस्ट्रिक, अंडमानी और तिब्बती चीनी परिवार, 5 परिवार हैं। 2001 की जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में 5 भाषा परिवारों को यहाँ पर बांटा गया है, जिसमें 234 मातृभाषाएं हैं, 100 वर्गीकृत भाषाएं हैं और 10 इनमें लिपियां हैं। ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है। इसके बाद में चौथा प्रश्न है, भाषा के संबंध में कौन सी कहावत प्रसिद्ध है? भाषा के संबंध में कहावत प्रसिद्ध है, 4 कोस पर पानी बदले, 8 कोस पर वाणी बानी। इस तरह से आपको ये कहावत ध्यान रखनी है। ये कहावत भाषा के संबंध में प्रसिद्ध है। इसके बाद में पांचवा इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि मूल रूप से भाषा क्या है और कौन कौन से रूप भाषा के अपने को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मूल रूप से भाषा प्रतीकों की यादृच्छिक व्यवस्था है। भाषा में क्या रहते हैं, अलग अलग प्रतीक रहते हैं, तो हमें बोलते ही सामने वाला समझ जाता है कि किस बारे में बात हो रही है, तो उसका अर्थ समझ जाता है। तो प्रतीकों की यादृच्छिक व्यवस्था है। जब हम किसी चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं, तब हम भाषा का उपयोग उस चीज़ को बताने के बारे में करते हैं। भाषा के औपचारिक, अनौपचारिक तथा लिखित, मौखिक रूप हमें देखने को मिलते हैं। पहली बात तो जो प्रतीक हैं उनकी यादृच्छिक जो व्यवस्था है वो है क्या है, भाषा है। भाषा है मतलब कि हम सामने वाले को किस बारे में बात कर रहे हैं, तो उन अगर व्यवस्थित चिन्हों की हम बात करते हुए बोल करके बताते हैं, तो फिर वो समझ जाता है कि किस बारे में बात हो रही है। तो वो उनका यहाँ पर जो किसी चीज़ के बारे में बताने को उपयोग में लाते हैं, ये बात रह गई। और भाषा के हमें कौन कौन से रूप देखने को मिलते हैं, तो औपचारिक, अनौपचारिक और लिखित तथा मौखिक रूप हमें भाषा के देखने को मिलते हैं। तो ये बात यहाँ पर हो गई है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, शब्द व पद में मुख्यतः क्या अंतर होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है शब्द और पद में अंतर को लेकर के। शब्द केवल सार्थक वर्ग समूह है जो शब्दकोशीय अर्थ को प्रकट करता है। पद जो है वो प्रयुक्त शब्द है जो लिंग, वचन और कारक आदि में बंधा रहता है। शब्द क्या करता है, सार्थिक वर्ग समूह है जो कि शब्दकोशीय अर्थ को प्रकट करता है, जबकि जो वाक्य है वो लिंग, वचन, कारक आदि में बंधा रहता है। आदि में फर्क यहाँ पर रहता है। तो ये बात रह गई। इसके बाद में अगला यहाँ पर आ जाता है 7वां प्रश्न, भाषा की उत्पादकता किसे कहते हैं? प्रत्येक भाषा में कुछ सीमित ध्वनियों से विविध शब्द तथा उनसे असीमित वाक्य बनाए जाते हैं, इसे ही भाषा की उत्पादकता कहते हैं। कुछ वाक्यों के जोड़ करके फिर अलग नए वाक्यों का निर्माण करना, तो वो क्या कहलाता है, यहाँ पर भाषा की उत्पादकता कहलाता है। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न है, वर्ण या फिर अक्षर किसे कहते हैं? वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? तो आदि जो वागेंद्रीय द्वारा व्यक्त होते हैं, तो तब ये क्या कहलाती है, ध्वनियाँ कहलाती है। इनके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं और इसे हम निम्नानुसार भी परिभाषित कर सकते हैं कि वर्ण या फिर अक्षर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जो कान का विषय है और जिसका खंड न हो सके। वर्ण या अक्षर का मतलब है जिसका खंड ना हो सके, मतलब उसको और छोटे भाग में तोड़ा ना जा सके, जिसमें यहाँ पर सिर्फ अकेला वो वर्ण ही बचा हो, तो वो यहाँ पर आ जाएगा कि आप या तो कह सकते हैं कि जो आदि वागेंद्रीय द्वारा उच्चारित होते हैं, व्यक्त होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, ध्वनियाँ कहते हैं। और इनका जो लिखित रूप होता है इसको वर्ण कहते हैं। ध्वनियों का लिखित रूप जिसको क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। या दूसरी परिभाषा ऐसे हम यहाँ पर डाल सकते हैं कि वर्ण या जो अक्षर है उस मूल ध्वनि को कहते हैं। मूल ध्वनि का मतलब है कि इसके बाद में इसके और टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं या और सार्थक अर्थ इसके नहीं निकल सकते हैं। जो कान का विषय है मतलब सुनने वाली चीज़ें हैं और जिसका खंड और न हो सके,
तो ये आपको वर्ण और अक्षर के बारे में बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद में 9वां प्रश्न है, बहुभाषिकता पद से आप क्या समझते हैं। बहुभाषिकता का मतलब है कि अलग अलग जो ढेर सारी भाषाएं हैं उनसे आप क्या समझते हैं। इससे हमारा तात्पर्य ये है कि कोई भी व्यक्ति जब व्यवहार में एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है तो उसको क्या कहते हैं, बहुभाषिकता, उस स्थिति को बहुभाषिकता कहते हैं। तो अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होना बहुभाषिकता कहलाएगा। आपको जब आप अपनी नोट्स क्लासेस की वीडियोस देखेंगे, चैनल पर डाली हुई है पिछले साल की, और इस बार भी कुछ कुछ क्लासेस जो मैं अपडेट कर दूंगा, तो उनको आप देखेंगे तो वहाँ पर हमने हर एक यूनिट को लेकर के बात करी है। तो वहाँ पर डिटेल में सारी चीज़ें बताई है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को वहाँ पर मेंशन किया है, और किस टॉपिक से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टॉपिक में कितना क्या लिखना है, तो वो सारा हमने वहाँ पर डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है। अब स्टूडेंट का मोस्टली वहाँ पर कमेंट ये रहता है कि हमें इनमें से कितना याद करने हैं। आपने काफ़ी सारे पॉइंट बताए हैं, कम समय में करवा दिया है, बट फिर भी काफ़ी सारे टॉपिक है, तो इनमें से कौन से बताने हैं, कौन से याद करने हैं हमें। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमने वहाँ पर मोस्टली सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के डिस्कशन किया है। तो ऐसा नहीं है कि आप उनको सबको रटने बैठ जाएंगे, जितना आपको याद हो पा रहा है उतना सफिशियंट है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जैसे पॉइंट टू पॉइंट, जैसे बहुभाषिकता आ गया है तो हमने यहाँ पर समझ लिया है कि एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बहुभाषिकता हो गया है। वर्ण और अक्षर के बारे में हमने देखा, और भी ऊपर जो प्रश्न देखे हैं, इस तरह के प्रश्न जो है आपके आने के चांसेस रहते हैं। अब यहाँ पर अगर प्रश्न छोटा आता है तो एक जो लाइन हमने यहाँ पर याद कर रखी थी या एक जो पॉइंट हमारे दिमाग में आ जाता है तो वो हम मेंशन कर देंगे। बट अगर बड़ा प्रश्न आता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें उसके बारे में कुछ और जानकारियाँ भी अपने को पता हो। तो उसके लिए हमने वहाँ पर अलग अलग वीडियोज़ में जो नोट्स वीडियोज़ जो हैं, तो नोट्स वीडियोज़ में डिटेल में उनमें बताया हुआ है। तो आप उसको एक बार ध्यान से देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपके एक बार में ही कवर हो जाएंगी। फिर भी टाइम रहता है तो आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके 2-3 बार आप और देख लेंगे तो मैक्सिमम चीज़ें आपके कवर हो जाएंगी। आप ऐसे फोकस ना करें कि मेरे को रटना है या मेरे को याद करना है, ऐसा कुछ नहीं करना। सिर्फ आपको क्लास देखनी है और एक एक टॉपिक को समझने की कोशिश करनी है। और मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपको बहुत कम समय में मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएंगी, और आपका जो पेपर पास करने वाली जो बात है वो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि 14 नंबर आपको मिनिमम चाहिए होंगे पासिंग मार्क्स, और आपके आराम से 30 नंबर आराम से इसमें आ जाने वाले हैं। 35 नंबर का जो पेपर है, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। इसके बाद में देखिए अगला 10वां प्रश्न आ जाता है भाषा और अस्मिता। भाषा और अस्मिता, और इसके साथ में ही इससे सिमिलर हमने 3-4 टॉपिक और नोट्स में करवा रखे हैं, तो वो आप क्लासेस देखेंगे तो आपको अच्छे प्रकार से समझ में आएगा। अटूट संबंध है तो इस कथन को अपने को स्पष्ट करना है कि कैसे अटूट संबंध है भाषा और अस्मिता में। भाषा जो और अस्मिता है इसमें अटूट संबंध है। भाषा हमारी अस्मिता को प्रकट करने का काम करती है। हमारी भाषा सामाजिक ढांचे की समझ को सचेत रूप से वहन करती है। भाषा के उपयोग के आधार पर यह तय होता है कि जातिवाद, नस्लवाद, लैंगिक पूर्वाग्रहों या धार्मिक अवधारणाओं के प्रति हमारी क्या राय है। यानी हमारी भाषा यह अच्छी तरह से प्रकट कर देती है कि हम निरंकुश हैं या फिर लोकतांत्रिक नस्लवादी हैं, या इस विचार को असहमत पितृसत्ता के समर्थक हैं या फिर दीर्घांत रूप से शिकार हैं आदि। हम भाषा के आधार पर सामाजिक ढांचे को रचते और समझते हैं। तो भाषा से क्या है कि हमारी विविधता बनी हुई है अलग अलग, यहाँ पर नस्लवाद को लेकर के, जातिवाद को लेकर के, और जो लैंगिक पूर्वाग्रह है, पूर्वाग्रह क्या होता है, कल्पनाएं, मतलब किसी के बारे में पहले से कल्पना कर लेना है कि सही गलत की जो बातें हैं वो अलग अलग जो पूर्वाग्रह हैं तो वो बन जाते हैं किससे, भाषा से। और इसके आधार पर सामाजिक ढांचे को रचते और समझते हैं हम, अर्थात हमारे सरोकारों, संघर्षों, व्यवस्थाओं की जो रचना है और जो पुनर्रचना है वो भाषा के माध्यम से ही साकार होती है। भाषा हमारे जीवन या फिर सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व्यवस्थाएं जो हैं इनके प्रस्थान बिंदुओं को बखूबी प्रकट कर देती है। उदाहरण के लिए यदि हम कहते हैं कि राज्य कल्याणकारी है तो इससे राज्य की उन आर्थिक नीतियों का पता चलता है जिनसे राज्य प्रतिस्पर्धात्मक है। तब राज्य की उद्योगों के प्रति रची पड़ती गई और आर्थिक सहूलियतों का पता चलता है, और हम भाषा के आधार पर सामाजिक ढांचे को रचते और समझते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी है। अर्थात हमारी समझ का विस्तार यहाँ तक करती है जहाँ तक हम उनका इस्तेमाल विभिन्न विचारों व सांस्कृतिक विरासतों एवं ज्ञान की परंपराओं को समझने के लिए करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा और अस्मिता में अटूट संबंध है। तो इस तरह से ये बातें ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, लिखित और मौखिक भाषा में अंतर को लेकर के महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है। लिखित जो भाषा है और मौखिक भाषा के बारे में बात करते हैं। देखिए, मौखिक भाषा विचारों के आदान प्रदान, वाद विवाद,
संवाद व भाषण की भाषा है, जबकि जो लिखित भाषा है इसे हम कानों से सुने गए विचारों को लिपिबद्ध कर सकते हैं। लिखी हुई जो चीज़ें हैं वो क्या है, लिखित भाषा में है। और जो वाद विवाद हो रहा है, जो आदान प्रदान हो रहा है विचारों का, जो संवाद, जो भाषण हो रहा है, वो सारी चीज़ें किसमें है, मौखिक भाषा में है। दूसरा अंतर देखिए, मौखिक भाषा अस्थायी होती है, जिसने किसने क्या कहा है, क्या इसका कोई ठोस परिणाम नहीं है, किसने क्या कहा है, किस बारे में क्या कह दिया है। तो मौखिक भाषा में हमारे पास में ठोस प्रमाण उसके नहीं होते हैं, कोई भी प्रूफ नहीं होता है कि इसने सच में कहा है या फिर हम झूठ बोल रहे हैं, तो ये क्या रहता है, इसका कोई प्रमाण नहीं रहता है। परंतु लिखित जो भाषा है वो स्थायी होती है तथा कानून के द्वारा लिखित लेखों को मान्यता प्राप्त होती है। जो लिखी गई चीज़ें हैं तो वो क्या है, एक प्रूफ का काम करती है कि ये देखिए आप। और इसके बाद में अगला यहाँ पर तीसरा बिंदु देखिए, लिखित भाषा के माध्यम से एक युग की जो साहित्य है, आर्थिक है, सामाजिक तथा धार्मिक आदि परंपराओं को भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है लिखित भाषा के रूप में। जबकि मौखिक भाषा में ऐसा नहीं किया जा सकता है। मौखिक भाषा का मतलब है कि हम जो वर्तमान में बातें जो चल रही है सिर्फ वही रहेगी, बट अगर अपने पास में लिखित चीज़ें हैं तो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वहाँ पर हम उसे सुरक्षित रख सकते हैं, संजो करके रख सकते हैं। इसके बाद में चौथा बिंदु है, लिखित साहित्य व वैज्ञानिक उपलब्धियों को एक दूसरे देश वाले भी पढ़ करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मतलब लिखित जो मटेरियल है अपने पास में, उसका हम एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण भी कर सकते हैं और अलग अलग जगह पर उसका फ़ायदा ले सकते हैं। बट अगर मौखिक बातें हैं तो मौखिक बात जो है, मौखिक बात, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचते पहुँचते उसका रूप बदल जाएगा। जिसको हमने सामने वाले को जो बात कही है वो 10 मिनट बाद में भूल करके बात का बतंगड़ बना लेगा और 3 बात उसके जोड़ करके अलग कुछ बात बना देगा। तो हमारे पास में ठोस प्रमाण नहीं है कि जो हमने कहा है वही एज इट इज वहाँ पर रहेगा। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में पांचवा बिंदु जो आ जाता है कि किसी भी विषय में किए गए नवीन शोध को लिखित रूप में ही एक दूसरे को हस्तांतरित किया जा सकता है। तो लिखित बात यहाँ पर हो गई है। इसके बाद में मौखिक की बात करते हैं तो मौखिक भाषा में वक्ता व श्रोता का आमने सामने होना आवश्यक होता है। मौखिक भाषा का मतलब है कि हमारे सामने श्रोता उपलब्ध होगा, श्रोता वहाँ पर उपस्थित होगा, तभी हम उसको सामने वाले को अपनी बात स्पष्ट कर पाएंगे और जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात वहाँ पर खत्म हो जाएगी। पर जो लिखित भाषा है इसमें लेखक अपने ज्ञान को लिख करके प्रकाशित करता है, जिससे दूर दराज में बैठे व्यक्ति भी लाभान्वित हो सकते हैं। यहाँ पर श्रोताओं का आमने सामने होना जरूरी नहीं है। सातवां बिंदु है कि लिखित जो लेख हैं, अभिलेख हैं, जो पुस्तकें हैं, एक भाषा से विश्व की दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद किया जा सकता है, जिससे अन्य भाषाभाषी भी उससे लाभान्वित होंगे। जैसे काफ़ी सारी बुक्स वगैरह आप देखते होंगे कि वो जो अगर उधर इंग्लिश में पॉपुलर हो गई है तो उनके हिंदी ट्रांसलेशन भी यहाँ पर आते हैं। हिंदी की काफ़ी जो बुक्स वगैरह, काफ़ी सारी मूवीज़ ऐसी हैं जिनका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी होता है। तो इस तरह से जो लिखित चीज़ें जो है वो वहाँ पर अलग ट्रांसलेशन भी लोग कर सकते हैं, बट मौखिक में ऐसा नहीं है। तो इसको आप इस तरह से आंसर ना करके एक सारणी बना करके आप कर सकते हैं। जैसे आपने सीधी लाइन खींची और इधर लिखित कर दिया आपने एक साइड आपने मौखिक कर दिया है और पॉइंट बना करके आपने इसका आंसर दिया है, तो और भी काम आपका सुंदर लगेगा। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है कि सारणी बना करके ही आप आंसर देवें। अगर अंतर को लेकर के प्रश्न पूछता है तो आप यहाँ पर इस प्रकार से करें। और इसके बाद में अगला प्रश्न आता है कि कक्षा में शिक्षक की भूमिका और बहुभाषिकता के बारे में आपकी क्या अपेक्षा की जा सकती है। तो अगर बहुभाषिक कक्षा है, बहुभाषिक कक्षा का मतलब है कि क्लास में अगर 10 बच्चे हैं तो वो 3-4 बच्चे पंजाबी बोलने वाले हैं, 3-4 बच्चे तमिल उधर की भाषा बोलने वाले हैं, 3-4 बच्चे राजस्थानी भाषा बोलने वाले हैं। अगर ऐसे अलग अलग बहुभाषी बच्चे हैं तो फिर उनको आप कैसे हैंडल करेंगे, शिक्षक की वहाँ पर क्या भूमिका रहेगी। तो यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हम डिस्कशन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहता है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। शिक्षकों को यह अपेक्षा की जाती है कि इनमें अपनी बहुभाषी कक्षा के बच्चों के द्वारा बोली जाने वाली मातृभाषा के बारे में समझ और सम्मान की भावना का विकास होना चाहिए। पहली बात कि शिक्षक को भी उन भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए और उन सभी भाषाओं के लिए अपने मन में सम्मान भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भाषा की हम बुराई कर रहे हैं या किसी को हीन भावना से देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। सभी के लिए समान भाव, समान विचार वहाँ पर होने चाहिए और सभी भाषाओं के लिए सम्मान वहाँ पर होना चाहिए। वे बच्चों द्वारा बोली जाने वाली जो उनकी अपनी भाषा है इसको कक्षा में समानुभूति के साथ सीखने सिखाने के लिए समान स्थान दे और अपनी कक्षा की विविधता को समझते हुए बच्चों के ज्ञान के विकास के सहज और रचनात्मक वातावरण प्रदान करने का प्रयास करे। सहज और रचनात्मक वातावरण इस तरह से प्रदान कर सकता है कि वो अलग अलग
ग्रुप बना करके उनको मातृभाषा में सिखा सकता है, या फिर कुछ कुछ जो कॉमन बातें हैं तो वो उनको वहाँ पर डिस्क्राइब कर सकता है एक साथ। और ज़्यादा से ज़्यादा उसको फोकस करना चाहिए टीचर को कि वो मातृभाषा में ही बच्चे को पढ़ाए, ताकि वो अच्छे प्रकार से और कम समय में चीज़ों को सीख पाए। और इसके बाद में कुछ बिंदु और है कि अक्सर हम यह देख पाते हैं, अक्सर हम यह पाते हैं कि शिक्षक साथियों में स्वयं की भाषा को लेकर की कितनी हीन भावना है, वे खुद विभिन्न भाषाओं को किस दृष्टि से देखते हैं। काफ़ी शिक्षक ऐसे होते हैं जो खुद की भाषा को लेकर के ही हीन भावना रखते हैं, तो फिर वो दूसरी भाषाओं का सम्मान कैसे कर पाएंगे, और उससे जो सामंजस्य है वो भी नहीं स्थापित हो पाएगा। तो ऐसे में एक बहुभाषी कक्षा में वे किस प्रकार से उन बच्चों की भाषा को स्थान और सम्मान दे पाएंगे जो बच्चे हल्बी, गोंडी, कुड़ुक या फिर कमारी आदि भाषाएं बोलते हैं। आज ज़रूरत है कि बच्चों की भाषा को कक्षा में सम्मान मिले। सभी बच्चों को बिना किसी हिचक के अपनी भाषा बोलने, अपनी भाषा में कहने के समान अवसर का सहज वातावरण प्रदान करके उनका निर्मित किया जाना चाहिए। तो ये मतलब बात ये है कि उनको मातृभाषा में बोलने के अवसर दिए जाए और उनकी मातृभाषा को सम्मान भी दी जाए, ताकि बच्चा बिना किसी बेझिझक वहाँ पर बोल पाए, बिना किसी हिचक के बोल पाए। तो यहाँ पर ये बातें हैं, ये शिक्षक की भूमिकाएं हैं कि उसको भाषाओं के प्रति, विभिन्न भाषाओं के प्रति सम्मान की भावना रखनी होगी। ये सारी बातें हैं। और इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है भाषा और जेंडर के बीच में संबंध को लेकर के। इसके लेकर के डिस्कशन करते हैं। देखिए, भाषा एक औजार है। भाषा एक औजार है जिसका उपयोग सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। किसी भी औजार को उपयोग करने वाले की समझ और विचारधाराओं पर निर्भर करता है। क्योंकि भाषा भी एक औजार है, इसलिए इसका उपयोग भी उपयोग करने वालों की समझ और विचारधाराओं पर निर्भर करता है। तो कुल मिलाकर के बात आ गया है कि भाषा का जो उपयोग है वो उपयोग करने वाला अपने हिसाब से उपयोग करता है। एक औजार की तरह भाषा को यहाँ पर परिभाषित किया गया है। यह तथ्य समाज की स्त्रियों तथा पुरुषों के बारे में सोच पर भी लागू होता है। और अब हम बात कर लेते हैं भाषा और जेंडर में संबंध क्या है। यहाँ पर देखिए, भाषा और जेंडर के बीच में संबंधों को समझने के लिए व्याकरण तथा भाषा के समाजशास्त्रीय दोनों पक्षों को खंगालने की आवश्यकता है। हमारे समाज में ऐसे प्रसंगों की भरमार है जो पितृसत्ता के ढांचे को ठोस रूप प्रदान करते हैं। पितृसत्ता एक ऐसी सामाजिक संरचना है जिसमें सामाजिक संगठन, राजनीतिक नेतृत्व, नैतिक मूल्यों का निर्धारण पुरुष के नियंत्रण में होता है। ऐसी सामाजिक जो संरचना है इसमें स्त्री पर पुरुष के नेतृत्व, प्रभुत्व तथा वर्चस्व के विचार को स्थापित करने के लिए भाषा को एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्रभुत्व ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति या फिर समूह दूसरे व्यक्ति या समूह पर बल प्रयोग या फिर हिंसा के प्रत्यक्ष साधनों द्वारा नियंत्रण करता है। वर्चस्व की स्थापना प्रभुत्व की तरह हिंसा के प्रत्यक्ष साधनों द्वारा नहीं की जा सकती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है और यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें मूल्यों, विश्वासों आदि को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि किसी समूह या व्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ होने पर भी वे व्यक्ति या समूह उनको अपने हित में समझते हैं, खुद के हित में ही समझते हैं। इस प्रक्रिया में हित को नियंत्रित करने वाले का यहाँ पर सदता है, लेकिन वह यह समझता है कि इन मूल्यों से नियंत्रित व्यक्ति का हित सद रहा है। तो इस प्रकार से कुछ बातें ये आपको ध्यान रखनी है। समाज में जेंडर का प्रभाव, इसको लेकर के अपन बात कर लेते हैं। मानव समाज में पुरुष और स्त्रियां समान रूप से रहती आ रही हैं। इन्हीं से परिवार पोषित होता है तथा वंश परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। समाज ही व्यक्ति को परंपराएं सिखा करके उसका समाजीकरण करता है, परंतु समाज को सिखाने की जो परंपरा है ये जेंडर पर आधारित होती है। लड़के को सदैव ताकतवर बताया जाता है तथा उससे वही कार्य सिखाया जाता है जो पुरुषोचित हो, जो पुरुष करते हुए आ रहे हैं, परंतु लड़कियों को कभी भी ऐसे कार्य नहीं सिखाए जाते जो पुरुषोचित हो, भले ही वह स्वेच्छा से पुरुषोचित कार्य करें। तो यहाँ पर ये बातें हैं। लड़का लड़की में भेदभाव को लेकर के, जेंडरीकरण को लेकर के कुछ बातें यहाँ पर आ गई है। परंतु पहले भी कुछ कार्यों में स्त्री व पुरुष दोनों की भागीदारी होती थी और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी है। स्त्री व पुरुष दोनों मिलकर के कृषि कार्य करते हैं। आजकल जेंडर लिंग की भूमिकाओं में काफ़ी बदलाव आने लगा है। ये कुछ बातें हो गई है। जेंडरीकरण समाज की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप बदलता रहता है। पंचायती राज्यों में स्त्रियों का सशक्तिकरण हो रहा है। अब स्त्रियां भी चुनाव लड़ती हैं, राजनीति में सशक्त भूमिका निभाती है। राजस्थान में तथा कई राज्यों में महिलाएं मुख्यमंत्री भी हैं और कहीं राज्यपाल और केंद्रीय सरकार की मंत्री भी हैं। तो महिलाओं का भी यहाँ पर जो बराबर का हक है तो वो यहाँ पर आ रहा है कि सभी को समान नज़र से देखा जाए, लड़का लड़की एक समान।
अगला टॉपिक आता है अपना व्याकरण में जेंडर का प्रभाव। तो यहाँ पर देखिए, यह निश्चित रूप से सत्य कथन है कि व्याकरणिक नियमों को निर्धारित करने वाली प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली सोच स्त्री तथा पुरुष के बीच में भेदभाव बनाने वाली होती है। व्याकरण में देखा जाता है कि लिंग की भूमिका स्पष्ट है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो यहाँ पर हिंदी और संस्कृत में तो दो ही हैं, अंग्रेजी में भी है। कुछ खास प्रत्यय कई भाषाओं में हो सकते हैं जो पुल्लिंग शब्दों में लग करके स्त्रीलिंग शब्द व्यक्त करते हैं। जैसे लड़का प्लस ई तो लड़की हो गया है, गोड प्लस एस तो क्या हो गया, गोडेस हो गया है, हीरो प्लस इन तो क्या हो गया, हीरोइन हो गया। तो इस प्रकार से उनका लिंग परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर ये बात करी गई है। और इसके बाद में देखिए, इतने विवेचन से स्पष्ट होता है कि यदि व्युत्पत्ति को व्याकरण का अनिवार्य अंग माना जाए तब तो अंग्रेजी भाषा में भी लिंग की सत्ता है, क्योंकि इसमें लिंग की भूमिका व्युत्पत्ति में है। परंतु यदि केवल भाषा प्रयोग को व्याकरण का विवेचन जो माना जाता है तो अंग्रेजी भाषा में लिंग की सत्ता नहीं है, क्योंकि वहाँ भाषा प्रयोग में लिंग की कोई भूमिका नहीं है। हिंदी भाषा तो दोनों दृष्टियों से लिंग की सत्ता को स्वीकार किए बैठी है। तो इस प्रकार के कुछ बिंदु यहाँ ध्यान रखने हैं। इसके बाद में 14वां प्रश्न अपना आ जाता है लिपि की उत्पत्ति और इसके ऐतिहासिक विकास का वर्णन करना है। कुल मिलाकर के लिपि के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। इस प्रश्न में महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है, जरूर से याद कर लेना है। लिपि का जो उद्भव और विकास है उसके बारे में सबसे पहले बात होगी। तो लिपि की उत्पत्ति भी भाषा की उत्पत्ति के समान ही विवादास्पद है। जिस प्रकार से भाषा की उत्पत्ति के विषय में देवीय सिद्धांत भी है, और वैसे ही समस्त जो संसार है इसमें लिपि के भी देवीय सिद्धांत माने गए हैं। देवताओं से उत्पन्न इसको माना गया है। देवीय मत क्या क्या माने जाते हैं। तो देखिए, भारतीय लोगों ने अपनी प्राचीन लिपि को ब्रह्म देवता से उत्पन्न मान करके इसका नाम ब्राह्मी लिपि रखा। प्राचीन मिस्र के लोग जो हैं वो यहाँ पे थोत देवता, थात देवता इससे या फिर आइसिस देवता को अपनी लिपि का कर्ता मानते हैं। यूनानी लोग हैं, इनकी मान्यता है कि पौराणिक पुरुष हर्मेश या पेलमिड्स, प्रोथेम्यूस, ऑफ्रियस या फिर लिनोज आदि ने इनकी लिपि का निर्माण किया है। और जो बेबोलियन लोग हैं, तो बेबोलिनिया के लोग हैं, वो नेबी देवता को बेबोलियन लिपि का कर्ता मानते हैं। और प्राचीन यहूदी जो लोग हैं ये मोजेज देवता को प्राचीन ज्यू लिपि का कर्ता मानते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग देशों का अलग अलग यहाँ पर मत है, अलग अलग जो भाषाएं हैं उनको लेकर के। समीक्षा यहाँ पर क्या आती है कि वस्तुतः यह जो विश्वास है यह इस निष्ठा पर आधारित है कि प्रत्येक लिपि का कर्ता ईश्वर या फिर देवता है, अतः भाषा का निर्माण भी देवता नहीं किया है। वास्तविक स्थिति यह है कि लिपि को भी मनुष्य ने ही अपनी आवश्यकता अनुसार बनाया है। इसके निर्माण में किसी एक व्यक्ति का हाथ न होकर के अनेक व्यक्तियों या फिर एक समाज का हाथ है। आज भी अशिक्षित व्यक्ति किसी बात को स्मरण रखने के लिए अंगूठे में गांठ बांध लेता है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो भाषा है, धीरे धीरे जो लिपियां हैं उनका विकास हुआ है कई लाखों सालों में। धीरे धीरे दूध के हिसाब के लिए अंगुलियों के खड़े आधार के समान किलो आदि की रेखाएं बना लेते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य ने अपनी आवश्यकता के अनुसार रेखा चित्र आदि बना करके लिपि का निर्माण किया है। आज चीन की तो समस्त जो लिपि है यह चित्र लिपि है। और चीन की लिपि आप सभी ने देखी होगी। तो चीन की लिपि कैसी है, सारी चित्र लिपि है, ऐसे कोई अक्षर नहीं लिखे हुए हैं जैसे अपनी में है या फिर इंग्लिश में है, तो वैसे नहीं है। प्रत्येक लिपि में रेखाओं या फिर चित्रों की प्रमुखता होती है। तो इंसान ने अपनी आवश्यकता अनुसार लिपि या फिर जो लिखित जो भी चीज़ें हैं उनको लेकर के या फिर मौखिक जो भी बातें हैं, भाषा है, इनको अपनी आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे बनाया है। धीरे धीरे संकेतों को इकट्ठा करके फिर वहाँ पर बनाया गया है। देवताओं से जो इसकी उत्पत्ति है ये सिर्फ क्या है, एक मिथ है। इसके बाद में लिपि के विकास को लेकर के हम बात करते हैं। यह माना जाता है कि आदि काल में लिपि का जो आरंभ है वो धार्मिक देवता का प्रतीक चिन्ह, जादू टोने के लिए रेखाओं का अंकन, अपनी आसपास की वस्तुओं का चित्रण, एकांत गुफाओं में सौंदर्य के लिए जीव जंतु या फिर वृक्ष आदि का चित्रण, स्मरण रखने के लिए रेखाएं आदि बनाना आदि विविध कार्यों से लिपि का उद्भव व उनसे जो विविध ध्वनि प्रतीक हैं इनका विकास हुआ है। यही विकास आगे चल करके लिपि के रूप में सामने आया है। वर्तमान काल में जो पुरातात्विक सामग्री मिली है इसमें विद्वानों का अनुमान क्या है कि ईसा पूर्व 10,000 वर्ष से ईसा पूर्व 4,200 वर्ष के मध्य 6,000 वर्षों में ही लिपि का विकास हुआ होगा।
ये 6000 वर्ष लिपि के प्रारंभिक विकास के वर्ष हैं। संसार में जो प्राचीन लिपियां प्राप्त हुई है इन्हें विकास क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित क्रम में रखा जा सकता है। तो सबसे पहले किस भाषा का, किस लिपि का विकास हुआ होगा, तो चित्र लिपि सबसे पहले आई होगी कि चित्रों के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट किया जा रहा है। फिर उसके बाद में सूत्र लिपि आई होगी, फिर प्रतीक, यहाँ पर प्रतीक चिन्हों को लेकर के लिपि आई होगी, फिर भाव मूलक लिपि आई होगी, फिर भावों को ध्वनि मूलक लिपि आई होगी, भाव ध्वनि मूलक, और फिर ध्वनि मूलक विधि यहाँ पर आई होगी, लिपि आई होगी। तो इस प्रकार से ये 6 बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है, 6 पॉइंट। आगे देखिए, भारत की सभी भाषाओं के लिए एक ही लिपि की उपयोगिता। तो भारत की जो सभी भाषाएं हैं इनके लिए अगर एक ही लिपि होती है तो उसकी क्या क्या उपयोगिता रहेगी। तो भारत एक बहुभाषी देश है। आज यह एकता के सूत्र में संविधान के माध्यम से बंधा हुआ है। इस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा हिंदी है, जो सामान्यतः केंद्र व राज्य संबंधों के व्यवहार के लिए आवश्यक माध्यम है। हमारे देश की अधिकांश प्रादेशिक भाषाओं की अपनी अपनी लिपियां हैं। कुछ तो देवनागरी से विकसित हैं और कुछ के स्वतंत्र रूप हैं। जिस प्रकार हमने आज़ादी के बाद में हिंदी को राष्ट्रभाषा माना है, अपनी राजभाषा माना है, उसे संपर्क का माध्यम भी स्वीकार किया है, उसी प्रकार से समस्त देश की भाषाओं के लिए यदि एक ही लिपि, मुख्यतः देवनागरी लिपि स्वीकार करी जाती है तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। इसे न केवल एक सूत्रता, यहाँ पर एक सूत्रता में वृद्धि होगी, बल्कि दूसरी भाषाओं को सीखने की सुविधा भी हो जाएगी। उदाहरणार्थ, यदि तमिल भाषा की लिपि देवनागरी हो तो भारत के लोग तमिल सीखने में आसानी अनुभव करेंगे। असल में दूसरी भाषा सीखने में सबसे बड़ी बाधा जो है वो लिपि भेद ही है। अतः यदि लिपि भेद को हटा दिया जाए तो व्यापक भावात्मक एकता उत्पन्न होगी। अब तमिल भाषा तो मैंने देखी नहीं है, बट पंजाबी लैंग्वेज मैंने काफ़ी बार देखी है। तो वहाँ पर पंजाबी लैंग्वेज के जो फ़ॉन्ट हैं, जो लिपि है, वो काफ़ी डिफरेंट होती है। अगर वो अपने हिंदी लैंग्वेज में ही लिखी हो या राजस्थानी लैंग्वेज में लिखी हो तो अपन उसको आसानी से समझ पाएंगे और उस भाषा के प्रति भी अपने जो विचार हैं वो बढ़ा पाएंगे और उसको सीख पाएंगे। सीखने में आसानी अपने को हो जाएगी। तो तमिल भाषा का भी ऐसा ही है। उदाहरण लेकर के हमने जो बात करी है तमिल भाषा की, तो वहाँ पर भी ऐसा ही है कि उनकी जो लिपि है उसमें काफ़ी डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से दूसरे किसी भाषा का व्यक्ति उनको समझने में कठिनाइयों को अनुभव करता है। तो अगर सभी देवनागरी लिपि में एक ही लिपि में लिखी हुई होगी तो सबके लिए वो एक आसान विषय बन जाएगा। आज जो उत्तर दक्षिण व अंग्रेजी हिंदी का जो विवाद है वह सुलझ जाएगा। इससे सभी भाषाएं समृद्ध होगी और आदान प्रदान का स्वरूप बढ़ेगा। प्रत्येक भाषा की अपनी कमियां दूर करने का एक माध्यम बनेगा। जैसे हिंदी ने अंग्रेजी को अत्यंत सशक्त कर दिया है, इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सभी विषयों के लिए एक लिपि का प्रयोग बहुत उपयोगी है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है और इस प्रकार से अपना ये पेपर यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने यहाँ पर आपके पेपर पैटर्न को देखा है, प्रश्नों का कठिनाई लेवल कैसा रहेगा वो सारी चीज़ें देखी है, और कितना आपको लिखना है एक प्रश्न में तो वो हमने यहाँ पर देखा है। निबंधात्मक प्रश्न में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जिस तरह से हमने बताया है वैसे ही आपको पॉइंट टू पॉइंट लेकर के बातें चल रही हैं। कि जैसे निबंधात्मक प्रश्न में आ गया है कि आपको ये लास्ट वाला प्रश्न ही दोबारा देखते हैं। तो यहाँ पर हमने बात करी है लिपि की उत्पत्ति। सबसे पहले आपका टॉपिक होना चाहिए एक जो पॉइंट आप बनाएंगे कि लिपि की उत्पत्ति क्या है, कैसे है, वो आप बात करेंगे। फिर उसके ऐतिहासिक विषय के बारे में बात करने के लिए 3-4 आप यहाँ पर अलग अलग टॉपिक डालेंगे। जैसे समीक्षा डाल दिया है, लिपि के विकास के बारे में बात हो गई है, और टोटल यहाँ पर बात हो गई है लिपि का। निबंधात्मक प्रश्न का मतलब है कि लिपि से जुड़ी सारे फैक्ट आप इसमें डाल देंगे, तो ये निबंधात्मक प्रश्न होगा इसमें। और जो बातें हैं वो आपको यहाँ पर जिस तरह से मैंने पॉइंट टू पॉइंट छोटे छोटे पैराग्राफ बनाए हैं, तो आप जब अपनी कॉपी में आंसर लिखेंगे एग्जाम में तो उनमें भी आपको छोटे छोटे पॉइंट बनाने हैं। और जो पहले वो अंतर वाला प्रश्न आया था तो उसमें मैंने बताया वैसे आपको सारणी बना करके करना है। आई होप दोस्तों इस वीडियो में सारे डाउट्स आपके दूर हुए हैं और ठीक प्रकार से आपने सारी चीज़ों को समझ लिया है। आपको देखिए इन वीडियो से अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर लेनी है। नोट्स वीडियोस भी चैनल पर आ रहे हैं तो उनको लगातार देखना है। कोई डाउट समस्या रहती है, किसी वीडियो को ढूंढने में दिक्कतें आती है तो आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको कमेंट का जो लिंक है वीडियो का वो शेयर कर दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेकआउट करते रहिएगा, प्लेलिस्ट पर अपडेट हो जाएगा, वहाँ से आप सभी जो वीडियोज़ हैं वो देख पाएंगे। आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, पीडीएफ को लेकर के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। फिर भी किसी को अगर पीडीएफ चाहिए होती है तो आपको टेलीग्राम पर कांटेक्ट करना है। अपने टेलीग्राम चैनल का नाम है लोकमी स्टडीज, जिस पर दोस्तों अभी 15,000 प्लस बीएसटीसी बीएड स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है जरूर से ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे ऊपर टेलीग्राम चैनल का नाम शो होगा, तो वहाँ पर टाइटल पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो चैनल का अबाउट सेक्शन ओपन होगा। अबाउट सेक्शन में मेरी आईडी वहाँ पर दी हुई है, जहाँ से आप डायरेक्ट मेरे पास मैसेज कर पाएंगे और आपको सिर्फ 60 रुपये में आपको सभी चीज़ों की पीडीएफ दे दी जाएगी। आपने सभी मॉडल पेपर्स की, सभी आपके नोट्स जो वीडियोज़ हैं सभी की पीडीएफ आपको दे दी जाएगी।